फ़ारूक हबीब साहब ये कह रहे थे कि अब हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक दूसरे के साथ बातचीत करें और मिलजुल कर कानून साजी करें। नाज बलोच साहब, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आपस में बातचीत करेंगे और मिलजुल के कोई कानून साजी भी हो सकती है? हामिद मीर साहब, बहुत अच्छा होता कि 2.5 साल ये हुकूमत चोर डाकू के राग अलापने के बजाय ये इन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करती, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करती, तो आज अवाम की जो सूरत हाल है, जो अवाम की कमर तोड़ महंगाई की वजह से हालत हो चुकी है, ये हालात ना होते। आज ये इलेक्टोरल रिफॉर्म पे पहले काम करते तो इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ना लगानी पड़ती और हर दूसरे दिन ऑर्डिनेंस इशू ना कराना पड़ता। बात यह है कि अभी फ़ारूक हबीब साहब ने जो बात कही, उस तनाजुर में मैं कहना चाहती हूँ कि केपीके के इलेक्शंस में जहाँ पे इन्होंने बिलियनर्स को टिकट दिया जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, एक ही खानदान से 3-3 अफराद को टिकट दे देना, फिर बलूचिस्तान में जो कुछ सेनेट में हुआ, किस तरह से अपने कैंडिडेट को इन्होंने दस्तबरदार करवा के बाद में अगले को जितवा के फिर अपनी पार्टी में शमूलियत करवा दी। फिर ये तमाम चीजें जब होती हैं, फिर फॉरेन फंडिंग का जब केस आता है, तो वही 1 महीना पहले जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन बेहतरीन काम कर रहा है और तारीफें कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, जैसे ही फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात होती है और हमें नजर आता है कि हुकूमत की जो गलत फैसलों के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करती नजर आती है, तो फौरी तौर पे फिर हुकूमत का प्रेशर डेवलप होते हुए हमें नजर आ रहा है कि ये प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। क्या ये वही पीटीआई है हामिद मीर साहब, या मैं भूल रही हूं, जो कहा करती थी कि इदारों को डिपोलिटिसाइज करना चाहिए? तो ना तो हमने डस्का के इलेक्शन में पुलिस को डिपोलिटिसाइज होते हुए देखा, ना हम अभी इनके रवैये देख रहे हैं कि ये जो डिपोलिटिसाइज हुए जो इदारे सही फेयर काम कर रहे हैं उसके ऊपर अपना सियासी असर अंदाज जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे तो वाजे हो गया कि पीटीआई कहती कुछ थी और कर कुछ और रही है। तो आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे? देखिए, बात यह कि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए हम देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने धरने में पीटीआई को भी समझाया था कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें। हम अपने पार्लियामेंट का जो फोरम है उसको हरगिज नहीं छोड़ना चाहते। आपको पता है, आपको वैसे आप मैं बार बार ये दोहरा रही हूँ क्योंकि चूंकि आप हमसे ज्यादा मालूमात भी रखते हैं इस सियासी तारीख के हवाले से, तो 1985 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया था, उसके बाद हमारी अपनी क़यादत ने बाद में इस चीज का अंदाजा किया और बाद में बार बार इस चीज को कहा कि हमें ये फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे मैं जरा ये भी क्लियर कर दूं कि उस वक्त एमआरडी ने फैसला किया था इंतखाबात के बायकाट का। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने एमआरडी से कहा था कि बायकाट ना किया जाए, इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, लेकिन उस वक्त भी एमआरडी में यही कहा गया कि एक सियासी इत्तेहाद है और इसमें जो अक्सरियती पार्टियां हैं वो बायकाट का फैसला कर रही हैं, तो आप बायकाट करें। तो पीपल्स पार्टी ने बायकाट कर दिया, लेकिन उसका बहुत नुकसान हुआ। अब कंवर दिलशाद साहब ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, क्या ये सिर्फ यही एक मसला है डस्का के इलेक्शन का या सेनेट के इलेक्शन का जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो उससे कुछ नाराज नजर आती है? कोई और भी मामला है क्या? क्या वजूहात है? दरअसल असूली तौर पर मामला ये हो रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं है जो 2018 में था। ये इलेक्शन कमीशन 2021 का है। इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की चॉइस पर ही उनका नाम तजवीज़ किया गया था एज ए लीडर ऑफ द हाउस, और बाद में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ ने भी तौसीक़ कर दी। तो दोनों की मशावरत से इनका तकर्रुर हुआ। इसी तरह जो 2 मेंबर जो बाद में आए हैं जिस वक्त मौजूद हैं, तो इनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी आया और उधर से बाकी पार्टियों की तरफ से आया, लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से। तो ये भी बाकायदा दोनों की मशावरत से बने 2 मेंबर, और 2 तो ऑलरेडी रिटायर्ड होने वाले हैं जून में। ये जो 2 मेंबर हैं ये बाकायदा हुकूमत और अपोजिशन की माबैन मशावरत की वजह से बने। अच्छा, इसमें अब इन्होंने ये ब्यूरोक्रेट हैं, और दुनिया के अंदर तमाम ममालिक में जहाँ भी चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो ब्यूरोक्रेट ही होते हैं। ये हमारे यहाँ तजर्बा 70 में हुआ था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, जो कि नाकाम भी रहा और कोई अच्छा नतीजा नहीं आया। अब इन्होंने सोचा है कि हम भी बिल्कुल आइन के मुताबिक आर्टिकल 218 जैसे बात फ़र्क वीज़ा भी कर रहे हैं उसके मुताबिक चलें। तो सबसे पहले इनका मसला पैदा ये हुआ, जो उनके लिए टेस्ट केस बना वो डस्का का बन गया। अब डस्का का इलेक्शन में तो इनको चाहिए थी हमारी हुकूमत, उस पे हमने बात कर लिया है, डस्का की भी बात होगी, अब आगे चले। अब इसका मामला एक तो फॉरेन फंडिंग का मामला भी चल रहा है, अभी तो कुछ दिन लगेंगे, अभी 1-2 महीने शायद लगें। फ़ारूक हबीब साहब जाते रहते हैं वहाँ, लेकिन जहाँ तक हमारी इतला है उसके मुताबिक ये कि आखिरी स्टेज पर है ये। अब इस बहुत जल्दी जो है वो कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक कार्रवाई करेगा, तमाम पार्टियों को बुलाएगा जो स्टेक होल्डर हैं।
एक बात। दूसरा जाता है कि उन्होंने, ठीक है कि इलेक्शन में पाकिस्तान की भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, उन्होंने जो था ये अली हैदर गिलानी के बारे में इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था, और आपका भी इस पर बड़ा था कि अभी एक्शन लेना चाहिए। तमाम उन्होंने एक्शन नहीं लिया, डिले कर दिया, जिसकी वजह से हुकूमत को उन पर क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिल गया। अब आप आगे चलें। अब जहाँ तक इनके ऊपर जो हमला हो रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, वफाकी वज़रा की तरफ से भी, तो ये अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चाहे, इनके पास इख्तियार हैं 204 के तहत, आर्टिकल 204 सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इख्तियारात हैं। और आज भी, कल भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो अब अगर वो आर्टिकल 204 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 बहुत वसी इख्तियार देता है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकता है और उनको सज़ा भी दे सकता है, और उसके साथ मज़ीद फर्दर अगर चाहें कि जजेस के बराबर इनका स्टेटस है, तो जजों पर हमला हो गया कि आप इस्तीफ़ा दें, या उनकी ज़ात पर अटैक हुआ, या उनके ऊपर कारकर्दगी पर अटैक। इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, उसने करना या नहीं करना, वो जो उनकी मर्जी है। हाँ। अच्छा फ़रख हबीब साहब, ये सूरत हाल को अच्छी होगी, फ़र्ज़ करें कि ये अगर कोई इलेक्शन कमीशन और इस्तीफ़ा नहीं देता, आपके मुतालबे को पूरा नहीं करता, तो फिर क्या होगा? फिर कोई रेफरेंस आएगा? नहीं, देखें मीर साहब, ये तमाम चीज़ें बड़ी कबल अज़ वक्त हैं। मैं आपके सामने दोबारा एक सूरत हाल रखना चाहता हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 1 मार्च को, और सेनेट के हवाले से जो हमने रेफरेंस दायर किया हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ें लिखती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये अब रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये चीज़ ज़रूरी है, लाजमी है। और इलेक्शन कमीशन को वो कहते हैं कि एक तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हतमी नहीं है, उस हवाले से वो केस ऑफ लॉ का भी हवाला दे देते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें। हमने कल का जो मुतालबा किया, हमने उसी तनाजुर के अंदर किया जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 218(3) का हवाला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप ये बता दें कि पाकिस्तान में इससे बड़ी और अदलिया तो कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदलिया कोई नहीं है। हाई पावर्ड बेंच जो है उस केस को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ काफ़ी वक्त लगाकर उस केस को हर एंगल से देखा। देखने के बाद उन्होंने ये बात की, और आप देखें कि क्या हमारी जमहूरियत के साथ एक मजाक है। हर बार तमाशा है, हर बार मंडियाँ लगती हैं, हर बार खरीदो फरोख्त होती है, हर बार ज़मीरों के सौदागर सामने आते हैं, उनके बेनिफिशरीज भी सामने आ जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने सिस्टम को ठीक कर लें। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को नहीं कहेंगे, इलेक्शन कमीशन से गिला नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे? जिम्मेदार तो इलेक्शन कमीशन ही है ना अल्टीमेटली। ये गिला तो नहीं, ये तो है भाई इस्तीफा दो। नहीं, देखें बात ये है, चले इस्तीफा देने का मतलब, तो बात किस तनाजुर में हुई कि जो जिम्मेदारियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदा होनी चाहिए थी, अगर हो गई हैं, आप मुझे बता दें, अगर हो गई हैं तो हम अपना मुतालबा वापस ले लेते हैं। लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर हमारा मुतालबा जायज़ है। अपना ओपिनियन दिया है सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले। देखें, ये बात नहीं है। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उससे पहले कई बार मौका दिया, वो जाते रहे, जाकर एक पोजीशन लेकर उस पोजीशन के ऊपर कायम हो। अच्छा, अब इस पे लेकिन जो जस्टली, ऑनेस्टली, फेयरली, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने के लिए इक़दामात लेने थे मीर साहब, वो लिए जा सकते थे। टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, आज चीज़ों को आप साफ शफाफ बनाने के लिए बेशुमार काम कर सकते हैं जो पॉसिबल है। मेरा एक मसला है कि ये मेरे पास इस प्रोग्राम में टाइम बहुत ही कम है, तो मैं सब की बात जो है उनको पूरी बात करने का मौका दे नहीं सकता, और ये ज़्यादती है। मैं ज़्यादती का एतराफ़ करता हूँ, इस पर मैं इनसे माजरत ख्वाह हूँ। कल वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के साथ लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिस पर कि हमारे प्रोग्राम में जवेद लतीफ़ साहब ने और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने उसकी मज़म्मत की, और भी बहुत से लोगों ने उसकी मज़म्मत की है। लेकिन आज ये हुआ है कि बजाय के हुकूमत और अपोजिशन ने ये इस वाक़े की मज़म्मत की, इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक पुराना क्लिप डाल दिया इमरान खान साहब का, जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और उन पर बरतानिया में किसी ने जूता फेंका था। तो उस वक्त इमरान खान साहब का क्या रद्दमल था, ज़रा सुनिए वो क्या था। उन पे जूते फेंके गए हैं बर्मिंघम में, आप तबसरा करना चाहें इस वाक़े? लेकिन जूते उनको बिल्कुल ठीक फेंके गए हैं। तो अगर उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जूता ठीक फेंका गया, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये मौक़िफ़ उनका गलत है, और आज भी गलत है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे पे जूते फेंकते रहें और एक दूसरे पे स्याही फेंकते रहें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये जो ट्रेंड है, इसकी कल हमारे प्रोग्राम में तो मज़म्मत की थी जवेद लतीफ़ साहब ने, लेकिन आज
आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पे ये इमरान खान साहब का ये क्लिप फैला रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या ये हमारे सियासी कल्चर में इस किस्म की बातें जो हैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए? हामिद मीर साहब ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक बड़ा कॉमन मुहावरा है कि आप जो बोते हो वही काटते हो। मुझ पे आप पे क्यों नहीं इस तरह के लोग हरकतें करते? शहबाज गिल साहब हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन उन्हें ख्याल करना चाहिए जो वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हर किसी का टॉलरेंस लेवल मेरे वाला नहीं हो सकता, आप वाला नहीं हो सकता। आम आदमी के टॉलरेंस लेवल में फ़र्क है। और मैं तो बरमला ये कहता हूँ कि जिस तरह की ज़ुबान वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने सियासत में से टॉलरेंस का लफ्ज़ ही मिटा दिया है। हमें मिल बैठ के ये सोचना चाहिए कि हमारे मुआशरे में इस तरह की ज़ुबान, गैर पार्लिमानी ज़ुबान जो है, लेकिन बात यह है कि कोई हमें गुंजाइश अपनी नहीं। हिस्से के साथ नहीं बोलना चाहिए, बात पूरी करनी चाहिए। मामला ये है कि जो टॉलरेंस की बात करते हैं वो खुद किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहें। अगर आपने एक एग्रीमेंट, एक नतीजे तक पहुंचना है तो फिर ये है कि ये कल्चर ही गलत है, किसी भी जानिब से हो नहीं होना चाहिए। और अगर हम इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे तो फिर पता नहीं किस किस्म की ज़ुबान जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो कल्चर है, एक दूसरे पे स्याही फेंकना, पे जूता फेंकना, एक दूसरे को गाली देना, सोशल मीडिया पे एक दूसरे की तज़हीक करना, इस कल्चर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादत को मिलजुल कर हौसला शिकनी करनी चाहिए, डिस्करेज करनी चाहिए इसको, ताकि जो आपकी नई नस्ल है वो आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ वो कुछ ना करे जो उनके बुजुर्ग आजकल एक दूसरे के साथ कर रहे हैं।